अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और गवर्नमेंट ने एक और अमेंडमेंट और ऑर्डिनेंस निकाला है जिसके तहत उन्होंने टैक्स लॉ में कुछ जो है बेनिफिट्स दिए हैं। तो जो टैक्स एमनेस्टी के नाम से मार्केट में, अखबारों में, यूट्यूब के ऊपर आप देख रहे हैं, जो टैक्स एमनेस्टी के हवाले से जो बेनिफिट बात हो रही है वो है बेसिकली सेक्शन 100 एंड एफ, 100 एफ। तो बेसिकली जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001, उसमें 242 सेक्शंस हैं। हर एक सेक्शन का अपना अपना टॉपिक है। तो जो सेक्शन 100 है और उसमें 100 A B C D, अब एफ भी ऐड हो रहा है 100 एफ, इसका ताल्लुक ही स्पेशल प्रोविजंस से है। और ये स्पेशल बेनिफिट्स हैं, इसको आप एमनेस्टी भी कह सकते हैं फॉर स्पेशल पर्सनस और स्पेशल इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ 100 एफ में हम बात करेंगे कि किसको एमनेस्टी लेनी चाहिए। और ये इसके मुख्तलिफ सब सेक्शंस हैं। सब सेक्शन 1 है, फिर 2 है। इन सब का मकसद ये होता है कि आपको पूरी स्टोरी बताएं कि कौन लोग ये ले सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये आप चूँकि वीडियो देख रहे हैं तो शुरू में ही मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्चुअली ये एमनेस्टी या इस सेक्शन के तहत जो बेनिफिट है टैक्स का, वो किसको लेना चाहिए। तो बेसिकली वो लोग जिनके पास एक्चुअली आज के दिन 5 करोड़ यानी 50 मिलियन, कहते हैं 5 करोड़ रुपयों को, 5 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा, मतलब लोगों के पास कहने को 10 20 40, लोगों के पास 100 100 करोड़ घर में पड़े। तो जिनके पास 5 करोड़ से ज़्यादा कैश में इस वक्त मौजूद है, ऐसा नहीं है कि मतलब उनके पास एसेट्स हैं 5 करोड़ के कैश के अलावा, ये इस बेनिफिट का डायरेक्ट फ़ायदा उठा सकते हैं सिर्फ वो लोग जिनके पास कैश है। क्योंकि इस कैश को आपने पहले एक स्पेशल बैंक अकाउंट में डालना है और उससे फिर आपने इंडस्ट्री लगानी है तो ये बेनिफिट होगा, वरना वो 5 करोड़ टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी। तो जिनके पास 5 करोड़ या उससे ज़्यादा टैक्सेबल है, तो क्योंकि यहाँ जैसे आप देखें लिखा हुआ है 50 मिलियन रुपीज़, ये सेक्शन वुड क्वालिफाई फॉर दिस पर्पस। तो ये जो कानून की ज़ुबान है ये तो मैं कम बताऊंगा, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट्स है वो सारे आपको बताऊंगा। बाकी आप स्क्रीन पे वीडियो को पॉज करके भी सब सेक्शन 1 2 3 पढ़ सकते हैं। पूरी लॉजिक से भी मैं चलूँगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात शुरू में बता रहा हूँ कि 5 मिलियन आपके पास कैश होना चाहिए। अच्छा, अब वो कैश जो है आपको उस पर 5% टैक्स देना पड़ेगा। और 30 जून 2023 तक वो आपके स्पेशल अकाउंट में होना चाहिए। और उस अकाउंट को या तो आप डिक्लेयर करें, या अगर वो कैश की सूरत में तो बैंक में डाल के उसको डिक्लेयर करके उससे कंपनी बनानी है। और उस कंपनी ने कमर्शियल प्रोडक्शन 30 जून 2024 से पहले पहले शुरू करनी है। और 30 जून 2026, 2026 से पहले पहले ओनरशिप भी नहीं चेंज हो सकती, उस कंपनी के एसेट भी नहीं बेचे जा सकते। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि जेन्युइन लोग, अच्छा ये जो पैसे हैं ये क्राइम और करप्शन से भी नहीं हो सकते। अगर ये ब्लैक मनी से आपने कमाए हैं और बाद में पता चलता है कि ये ब्लैक मनी से कमाए, तो तब आप पर टैक्स लग जाएगा इस अमाउंट के लिए। ठीक है, और उसके साथ पेनल्टीज़ वगैरह भी। तो अभी तो आप 5% दे रहे हैं, लेकिन फिर सपोज़ करें आप 10 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, 5% देते हैं, 5 लाख रुपए इस पे टैक्स पे करेंगे। पता चला कि ये आपने करप्शन से, मनी लॉन्ड्रिंग से, किसी क्राइम से, टैक्स इवेजन से आपने की, ये टैक्स छुपाया था आपने, और उसके उसके ये पैसे हैं, इतना आपने सेल्स टैक्स देना था और इतना नहीं दिया। फ्यूचर में पता चलता है प्रीवियस ईयर्स के केसेस चल रहे हैं, तो उसमें आपको 35 जमा 15%, तो 50% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर 10 करोड़ पे आपसे वो 5 करोड़ रिसीव करेंगे। और जारी बात है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसमें सिर्फ 5 या 10 करोड़ से नहीं लगता। तो सबसे पहली बात आपके पास कैश होना चाहिए। दूसरी बात ये कि वो कैश जो है वो आपने इनकम टैक्स रिटर्न में तो डिक्लेयर ना की हो। अभी जो लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न डिक्लेयर हो रही है वो 30 जून 2021 की है, क्योंकि टैक्स ईयर 2022 चल रहा है। तो टैक्स ईयर 2021 तक वो 5 करोड़, और मैं अब एक फिगर ले लेता हूँ, 10 करोड़ हम इसको कह देते हैं कि आपके पास 10 करोड़ कैश में और वो आपने शो नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा
कि आपने टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया। अगर आपने फाइल की है तो अगर आपने 10 करोड़ कमाए हैं, ऑनलाइन बिजनेस से कमाए हैं, पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करने से कमाए हैं और टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की 2021 की, तो तब तो इस स्कीम में आप हिस्सा ना लें। आप जो है क्या कहते हैं 2021 की रिटर्न फाइल करें और उस पर जो टैक्स बनता है वो पे कर लें। लेकिन अगर आपने 2000 आप टैक्स फाइलर हैं, 2021 की आपने रिटर्न फाइल की हुई है, तो जो लोग टैक्स फाइलर नहीं हैं उनको अपने टैक्स कंसल्टेंट, वैसे तो ये वैसे भी इंफॉर्मेशन है, इसके बाद आप अपने टैक्स कंसल्टेंट या टैक्स दोस्ती टीम से, हमारा नंबर व्हाट्सएप नंबर वीडियो के नीचे दिया हुआ है, उनसे डिस्कस करके करें, क्योंकि सेंसिटिव चीज़ है। गवर्नमेंट ने ब्लैंक चिट नहीं दी, इसमें बहुत सारी कंडीशंस है। ये जो पूरा सेक्शन है इसके अंदर तकरीबन सब सेक्शंस बहुत सारे हैं, और मेरी कोशिश है कि मैं आपको इनिशली जो है 12 तक इसमें, नहीं 12 नहीं, इसमें ये तकरीबन 13 तक सब सेक्शंस हैं। तो मैं आपको जो है इसके मेन आइडिया बताऊं कि ये करना क्या चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि जो लोग डरते हैं और अपनी फुल जो है ना कैश फ्लो, अपनी कैश डिक्लेयर नहीं करते, वो कहते हैं कि फिर इस पे बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा। तो बेसिकली जो है वो एक तरह से वो लोग भी जो कैश छुपा रहे हैं वो किसी किस्म का क्राइम या फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन वो उन पे प्रूव अब नहीं हुआ। तो अगर आप समझते हैं कि आप आगे जाके आपकी ये 10 करोड़, अब मैंने एक फिगर कर लिया, आप एज्यूम करें 10 करोड़ की बात कर रहे हैं, 100 मिलियन की बात करें, 50 मिलियन मिनिमम है इस स्कीम को अवेल करने के लिए। इससे कम अगर आप करेंगे तो आपको इससे फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप 100 मिलियन, 10 करोड़ आगे जाके आपको लगता है कि किसी वजह से ये आप पकड़े जाएंगे सेल्स टैक्स फ्रॉड में, इनकम टैक्स छुपाने में, या कोई और ट्रांजैक्शन आपने की है जो फिर, क्योंकि इसमें जो लिखा है क्राइम, और वो इसका जो मतलब है कि ये चीज़ें क्राइम वगैरह से हुई हैं जिसमें आप जो है बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आपने इतनी सफाई से काम किया है कि आपको पता है कि क्राइम वगैरह प्रूफ करना मुश्किल होगा और ये एमनेस्टी करने से कम आपकी एक इंडस्ट्री आपके सामने आ जाएगी, तो फिर आप ये रिस्क ले लें और ये रिस्क लेके इसको इन्वेस्ट करें कि ये पैसा भी इन्वेस्ट हो जाए, इंडस्ट्री में आ जाए। तो नॉर्मली वो लोग जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में हैं वो मोस्ट सूटेबल हैं। जो एग्जिस्टिंग अब बिजनेस में डिफरेंट किस्म के हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, लोग कमीशन प्रॉपर्टी का काम करते हैं, वो सारा कुछ करते हैं। तो ये सब ग्रे एरियाज़ हैं कि आपने जो कमाया है इन जगहों से, और इसमें क्रिप्टो भी आ जाता है, जो क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो ग्रे एरिया है जिसमें जिसमें से आपके वो पैसे आए हैं। अगर अगर ब्लैक एरिया से आपने कमाए, यानी क्लियरली आपने करप्शन की है, क्राइम किया है, सेल्स टैक्स एवेजन कह लें, या आपने एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है ब्राइब्स ली हैं, या एज ए बिजनेसमैन आपने जो है इलीगल काम किए हैं और ऐसी चीज़ें जो मना है, तो वो तो ब्लैक बिजनेस है, वो तो आगे जाके पकड़ा जाएगा, और ये जो एमनेस्टी है इससे तो आप और एक्सपोज हो जाएंगे। जो ग्रे एरिया है जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग हो गया, जिसके अंदर नहीं पता कि कितने हद तक आपने पैसे जो कमाए हैं वो प्रॉपर रूल्स के मुताबिक हैं, कितने रूल्स आपने वायलेट किए हैं, कितना टैक्स एवेजन आपने किया है, और वगैरह वगैरह। तो प्रॉपर्टी डीलिंग हो गया, सर्विसेज बहुत सारी हो गई हमारे मुल्क में, चाहे सलून्स हैं या कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा जो है कैश फ्लो जनरेट करते हैं, लेकिन डिक्लेयर बहुत थोड़ा करते हैं। इसी तरह बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वगैरह हैं। तो इस साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड जो 500 कंपनीज हैं उन्होंने रिकॉर्ड मुनाफा भी किया है। उनके पास 1 अरब से ज़्यादा के जो हैं, बल्कि हाँ बिल्कुल 1 अरब के करीब, 971 बिलियन के करीब उनके प्रॉफिट्स हैं। तो जाहिर बात है इसके अलावा भी उनके प्रॉफिट्स हुए होंगे जो उन्होंने वो है, या जो लोग बाहर से इन्फ्लोज जिनके आते हैं पैसों के, और उनका ग्रे एरिया है, उन्हें पता है कि कल को कोई इशू हो सकता है, तो वो और इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो ये एमनेस्टी उनके लिए है। और 10 करोड़ आप इन्वेस्ट करें, उस पर आप 5% यानी कि 10 लाख रुपए टैक्स पे करें। उसके अलावा कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बताई, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि आप
2023 जून तक ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में आए, और फिर वो बैंक अकाउंट जो है आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर करें। और उस वेल्थ स्टेटमेंट के बाद फिर आपके पास 1 साल होगा कि आप अपनी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें। वो जो आप ये 10 करोड़ लगाएंगे वो आप लैंड में नहीं लगा सकते, वो अलग से वैल्यू होगी। आप बिल्डिंग में, मशीनरी में, और हर किस्म की मशीनरी इंक्लूडिंग आईटी हार्डवेयर वगैरह भी, और ये सब कुछ आप लगा सकते। और ये जो है इन्वेस्टमेंट आपने इन चीज़ों में करना, और चीज़ें आप नहीं कर सकते, वर्किंग कैपिटल वगैरह आपने मशीनरी में, बिल्डिंग में, और वो जो आपकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है उसमें लगाना है। तो बड़ा प्रोजेक्ट लगाने का अच्छा टाइम है, आपके पास सरप्लस कैश पड़ा है, हो सकता है इनहेरिटेंस में आपको बहुत सारा कैश मिला हो, तो ये भी अच्छा टाइम है कि आप इस एमनेस्टी से फ़ायदा उठाते, क्योंकि ये टैक्स रेट्स जो है वो कम है। इनहेरिटेंस पे टैक्स नहीं होता, लेकिन वो वाली बात है कि किस तरीके से आपको पैसे आए हैं, और आप वो पैसे जो है अगर डिक्लेयर नहीं कर रहे तो उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में 5 करोड़ या 10 करोड़ या उससे ज़्यादा की फिगर आपने नहीं शो की, और एक्चुअली आपके पास वो कैश अवेलेबल है, तो आपके पास ये अच्छा मौका है, और आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं ताकि आप प्रॉफिटेबली कमाएं। तो आई होप कि 2-3 पॉइंट्स आपको समझ गए कि 2000 अब से लेके आज है 5 मार्च 2022 से लेके 30 जून 2026 तक आप बाउंड है। आप ये कंपनी खोलेंगे, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप भी नहीं खोल सकते। उसके अलावा जो है आप इसको 5 मिलियन 5 करोड़ जो है 50 मिलियन मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। आपने अपनी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है हर हाल में, चाहे ट्रायल प्रोडक्शन ही हो, मेरे एक्सपीरियंस में जून 2024 तक। और आप अपनी कोई एसेट्स वगैरह बेच नहीं सकते, और फिक्स्ड एसेट्स सिर्फ आप इस 10 करोड़ से या जितनी भी इन्वेस्टमेंट आप शो करें। अगर आप मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ का ओपन करना चाह रहे हैं, जैसे आप पूरे पाकिस्तान में रिटेल ओपन करना चाह रहे हैं, बहुत सारे रिटेलर्स के पास बहुत सारा कैश अलग से है जो उन्होंने ना अपने एओपी, ना अपने इंडिविजुअल पार्टनर्स या इंडिविजुअल्स या फैमिली मेम्बर्स के नाम पे डिक्लेयर किया है, तो अच्छा टाइम है कि वो करें। टेक्निकली तो वो पैसा जो है आगे जाके कहा जा सकता है कि ये फ्रॉड से या वो, क्योंकि पैसा एक्सेस तभी कमाएंगे जब आपने अगर उस पर टैक्स पे किया, तो वो तो ऑलरेडी आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में आपकी इन्वेस्टमेंट शो हो रही है। सपोज करें आपने 25 करोड़ साल का कमाया, आपने या तो आपको एग्जाम्पशन थी या आपने उस पर टैक्स स्मार्टली पे करके सारे टैक्स क्रेडिट्स लिए, तो वो तो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में एसेट्स की सूरत में शो रहा होगा। कुछ आपने इन्वेस्टमेंट की होंगी, कुछ आपके घर होंगे, कुछ आपके बैंक बैलेंसेस होंगे, तो वो चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली टेक्निकली तो उन लोगों को प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने क्राइम और पैसे ब्लैक तरीके से कमाए, लेकिन जिन्होंने प्योरली ब्लैक तरीके से कमाए हैं वो तो इस एमनेस्टी स्कीम में ना है। जिन्होंने ग्रे एरिया है, यानी कि उनकी इनकम मिक्स है, लीगल और इलीगल इनकम मिक्स है, और चूंकि पूरी उनकी इंडस्ट्री जिसमें एग्जांपल प्रॉपर्टी डीलर्स और डेवलपर्स और बिल्डर्स की आ जाती है, उनको वैसी एमनेस्टी स्कीम थी। फिर उसके अलावा जो है और इंडस्ट्रीज़ में सर्विस इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी ऐसी सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो फूड की हैं, चाहे वो सलून्स हैं, चाहे वो कार वर्कशॉप्स हैं। ये बहुत सारा कैश जनरेट करती हैं, फार्मास्यूटिकल रिटेलर्स वगैरह हैं। तो इनके पास अगर इतना सरप्लस कैश उन्होंने रखा हुआ है प्राइस बॉन्ड्स की सूरत में, ज्वेलरी की सूरत में, और वो डिक्लेयर्ड नहीं है, वैसे तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आहिस्ता आहिस्ता वो कवानीन बन रहे हैं। तो मेरा मशवरा ये होगा कि आगे चल के चूँकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स के कवानीन ये सारे और भी स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, तो वो जो पैसे छुपाने के एवेन्यूज़ थे, जैसे बेयरर बॉन्ड्स होते थे पहले, अब रजिस्टर्ड बॉन्ड्स हैं। नेशनल सेविंग भी आप एक सर्टन लिमिट तक ले सकते हैं। तो जो करोड़ों रुपए एक्सेस में कमा रहे हैं उन वो देख सकते हैं, ख़ासतौर पे अगर वो रिटेल, होलसेल और इसमें हैं। तो मैंने कहा कि आइडियल इस स्कीम के लिए लोग बिजनेसमैन हैं जो इसको अवेल कर सकते हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स के थ्रू बहुत सारी वेल्थ जमा कर ली है, और बैंक बैलेंसेस भी, क्योंकि बैंक्स वगैरह तो किसी को डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन उसमें करोड़ों अरबों रुपए पड़े हैं, तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब वो फाइलर भी बन जाएं और फिर अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में शो कर लें। मतलब अगर वो नॉन फाइलर हैं तो फिर अब वो
प्लान करें कि 30 जून को वो अपने वो सारे बैंक अकाउंट्स डिस्क्लोज़ करेंगे, और फिर आगे उसको इंडस्ट्री में लगाना नहीं लगाएंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। इंडस्ट्री में लगाएंगे और इंडस्ट्री में भी आपने बिल्डिंग मशीनरी और फिक्स्ड एसेट्स ख़रीदने, उसके बाद बाकी जो खर्चे हैं वो उसके अलावा आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, उसका क्या होगा वो भी देखना पड़ेगा कि वो क्या है। वो शायद आप बैंकों से बोरो कर लें, क्योंकि यहाँ सिर्फ इक्विटी की हद तक जो आपकी इक्विटी होगी एक एससीसीपी की कंपनी में, सिंगल मेंबर कंपनी बनाते हैं या वो, तो जो सारी चीज़ें हम टैक्स दोस्ती में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो पूरा रोड मैप यहाँ पर सेट है कि कैसे हम आपको इंडिविजुअली आपके एसेट्स देख के पहले आपकी टैक्स फाइलिंग कराते हैं, फिर आपकी कंपनी बनाते हैं, फिर कंपनी में आपकी इन्वेस्टमेंट कराते हैं, फिर जिस इंडस्ट्री में होते हैं उस इंडस्ट्री के हिसाब से एक टैक्स का वो रोड मैप बनाते हैं। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो फिर आपको सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर होना होगा, एफईडी में भी होना होगा, सर्विस टैक्स, अगर सर्विस प्रोवाइडर आप मज़ीद सलून्स खोलना चाह रहे हैं, आपके पास 10 करोड़ हैं और आप चाह रहे हैं कि वो साइड पे पड़े, किसी को भी नहीं पता, तो वो बैंक अकाउंट खोलें और वो जितने सलून्स खोलेंगे, फिर जारी बात है गवर्नमेंट की नॉलेज होगी तो आपको फिर वो सर्विस टैक्स में प्रोविंशली भी रजिस्टर होना होगा, लेबर कवानीन के साथ भी होना होगा। ये सब अच्छी चीज़ें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको बेनिफिट होता है, आप टैक्स भी देते हैं और साथ साथ आपके एम्प्लॉयज़ के बड़े बेनिफिट होते हैं। वो सारा एक प्रॉपर तरीका ये है। लेकिन कल्चर अभी तक ये रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ ओनर को कमाना है और किसी को कुछ भी नहीं कमाना, तनख्वाहें सिर्फ देने हैं, वो भी उनके रहमो करम पे, बोनसेस उनके रहमो पर। तो एक बादशाही सिस्टम है जो वैसे भी अच्छा नहीं है। तो अगर आप एक ओपन माइंड से आएंगे तो आप एलिजिबल हैं इससे फ़ायदा उठाएं। अब देखते हैं सेक्शंस क्या कहते हैं। जी, सेक्शन ये कहता है, अब आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं अगर आप समरी सुनना चाह रहे थे, तो ये समरी आप ज़रा डिटेल में जाएंगे। वो कह रहा है कि एनी एलिजिबल पर्सन, इसका मतलब ये है कि बेसिकली उन्होंने वो जो एमनेस्टी स्कीम जिन 2018 में हमने आई थी, हमारे भी क्लाइंट्स थे, 2019 में भी आए, हमारे भी क्लाइंट्स थे, और गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए और जो बैंकरप्ट हो चुके हैं, और ये सब लोग एलिजिबल पर्सन नहीं है। उसके अलावा हर कोई शख्स एलिजिबल पर्सन है। वो बेसिकली 30 सितंबर 2022 तक, ये जो आने लगा है, तो वो टैक्स ईयर 2022 की रिटर्न फाइल करेगा। टैक्स ईयर 22 का मतलब है कि 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक। डिक्लेयरिंग द अमाउंट ऑफ फंड्स, वो जो फंड्स आप डिक्लेयर करना चाह रहे हैं जिसमें 5 करोड़ मिनिमम है, और वो चीज़ डिक्लेयर्ड ऑलरेडी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं है। अगर ऑलरेडी आपके बैंक अकाउंट में 5 या 10 करोड़ शोर है तो इस एमनेस्टी स्कीम के तहत आप 5% टैक्स का बेनिफिट नहीं ले सकते। इस पूरी स्कीम में जो फोकस है वो 5% टैक्स पे है, वरना 5 करोड़ पे या 10 करोड़ पे आपको जो है क्या कहते हैं 70 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता है या 90 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता है। उसके मुकाबले में आपको सिर्फ 5 या 10 जो है लाख टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है जी। तो वो ये कह रहा है कि आपने प्रीवियसली फाइल नहीं की, और आपकी ये फाइलिंग जो है वो तो टैक्स ईयर 2021 की रिटर्न तो फाइल होती रहती है, तो 31 दिसंबर तक आपने डिस्क्लोज़ नहीं की थी कि उसके बाद शायद अगर आपने रिटर्न फाइल की और उसमें 5 करोड़ शो हो रहा है, 10 करोड़, तो वो एलिजिबल है। और इन्वेस्टमेंट करनी है, एक नई कंपनी बनानी है और वो ऑपरेट करनी है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में, और उसके मुताबिक जो है आपने ये पैसे बैंक अकाउंट में डालने हैं, और ये जो कंपनी बनानी है कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत बनानी है। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए और इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, अगर इंपोर्ट नहीं भी करते तो यहाँ की मशीनरी होगी, मिनिमम जो है अमाउंट 50 मिलियन 5 करोड़ होगी। और वो जो सेक्शन है क्रिमिनल सेक्शन 111 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, वो इन फंड्स जब आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे और आपका ऑडिट होगा फ्यूचर में, या कोई इंक्वायरी होती है, या इस स्पेसिफिक बैंक अकाउंट के बारे में आपको लेटर आता है, नोटिस आता है 176 का, या 214C में आप ऑडिट में सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर 177 का नोटिस, जब वो पूछेंगे ये जी 5 करोड़ बताएं आपके पास आया कैसे, तो आप कहेंगे कि जी मैंने 100F के तहत जो है इस स्कीम के तहत मैंने कंडीशंस पूरी की थी। और फिर वो कंडीशन सिर्फ चेक करेंगे कि आपने मशीनरी वगैरह ख़रीदी थी क्या, तो वो ऑब्वियसली ये सब उस वक्त प्रूफ करना होगा आपको। लेकिन आपको इस अमाउंट को वो 111 में नहीं डाल सकेंगे अगर आप प्रूफ करने में कामयाब हो। तो काइंडली अच्छे प्रोफेशनल से टैक्स कंसल्टिंग कराएं।
इधर उधर के कंसल्टेंट से ना कराएं, जो फॉर्म तो भर देगा, यानी आपकी टैक्स रिटर्न तो भर देगा, लेकिन उसको ये सेक्शन भी नहीं पता और ओवरऑल कानून भी नहीं, इनकम टैक्स का पता, और बाद में जो ऑडिट होगा उस उसमें कैसे प्रोटेक्ट करना है वो भी उसको नहीं पता। तो काइंडली जो है ना, टैक्स दोस्ती से मशवरा करने के बाद ही आप ये चीज़ करें, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है और मज़े की बात है, हमारी वीडियो चूँकि ऑल ओवर पाकिस्तान लॉयर्स और टैक्स प्रैक्टिशनर्स देखते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि लॉयर्स और टैक्स प्रैक्टिशनर्स कॉल चूँकि करते हैं तो वो वीडियोस देखते हैं, तो वो भी वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली इस सेक्शन के नोट्स बनाएं पहले, और इसको अज्यूम करें कि जब आप रिटर्न भर रहे होंगे और कल को आपसे पूछा जाएगा, यानी कि इस स्कीम के तहत जब आप पैसे लेंगे क्लाइंट से, या अगर आप क्लाइंट हैं और सुन रहे हैं, तो ये टैक्स रिटर्न जो 2022 की आपकी जाएगी, जिसमें आप ये स्पेशल प्रोविज़न यूज़ करते हुए वो 5-10 करोड़ वो करेंगे, तो ये एक ऑन गोइंग काम है। ये 2-3 साल तक मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि बेसिकली 2022 की जो रिटर्न्स हैं उनका ऑडिट होगा। इस वक्त चल रहा है 2019 का, तो तकरीबन 2026 या 2027 में जाके ऑडिट होगा 2022 की रिटर्न्स का। तो उस टाइम ये काफ़ी इश्यूज होंगे, तो ऐसा कंसल्टेंट चूज़ करें जो उस वक्त तक और भी एक्सपीरियंस्ड हो गया हो, जिसकी प्रैक्टिस 5 सालों में और भी चमक गई हो, उसको कवानीन और भी आ गए हो और इस चीज़ का वो एक्सपर्ट बन गया हो जैसे जैसे हुए। तो चाहे आप कंसल्टेंट हैं या टैक्स पेयर हैं जो ये स्कीम लेंगे, ये एक लॉन्ग टर्म है, और तो इसकी बिलिंग भी उसी तरह से होगी। ये आम टैक्स रिटर्न नहीं होगी। इसके अगर जो है नॉर्मल टैक्स रिटर्न के 10,000 आते हैं तो इसके 50,000 रुपये या लाख रुपए बनेंगे, डिपेंडिंग के फिर इंडस्ट्री कितने पैसों की लग रही है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन गिरे, सारी डॉक्यूमेंटेशन, ये जो थोड़ी सी लकीरें हैं, थोड़े से सेक्शंस हैं, इन सारों में आना होगा। तो अभी मैंने आपको सब सेक्शन 1 और 2 सिर्फ बताया, जिसमें आपको बेनिफिट, मिनिमम पैसे और तरीका बताया। सेक्शन नंबर 3 कहता है, ये डेट्स दे रहा है, आपको डेडलाइन दे रहा है, ये मिस हो गई तो एमनेस्टी स्कीम गई। तो न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन, ठीक है जी, मैं गलत कह रहा था, ट्रायल प्रोडक्शन भी नहीं, कमर्शियल प्रोडक्शन का वर्ड यूज़ हुआ है, 30 जून 2024 को शुरू हो जानी चाहिए। यानी कि बिल्डिंग लेते हैं, मशीनरी लगती है, पाकिस्तान में वो टाइम आता है। अच्छी बात यह है कि जैसे आजकल हम भी अपने क्लाइंट्स को पाकिस्तान सिंगल विंडो पे रजिस्टर कर रहे हैं, जो बहुत फास्ट तरीका है एज़ कम्पेयर टू वी बॉक, जहाँ रिश्वतें भी देनी पड़ती थी लोगों को, और जो है क्या कहते हैं, आपको हर एक असाइनमेंट पे बड़ा डॉक्यूमेंटेशन और बार बार अपलोड करना पड़ता था। यहाँ एक ही दफ़ा अपलोड करेंगे वगैरह वगैरह चीज़ें। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये टाइम बाउंड है, और सर्टिफिकेट होगा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बोर्ड इशू करेगा, और आपने वो कमिश्नर वो अपनी रिटर्न 2024 की रिटर्न के साथ फाइल करनी होगी। तो आपके पास टैक्स ईयर 2023 और 2024, तो देख लें, पाकिस्तान में कभी कभार डिले होते, एक प्लाज़ा बनते होते 7 साल लग जाते हैं, तो 2 साल हैं आपके पास कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए उस इंडस्ट्री की। जाहिर बात है, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज़्यादा स्टेक्स होंगे, तो ये चीज़ आप जो है देख सकते हैं। फिर ये कह रहा है एनी अमाउंट जो पे किया होगा, यानी 10 करोड़ के ऊपर अगर आपने 10 लाख टैक्स पे कर दिया, वो रिफंडेबल वगैरह नहीं होगा, किसी और टैक्स के साथ एडजस्ट नहीं होगा। अब आप आई होप कि स्टोरी फॉलो करें, एक दफ़ा आपको समझ आ जाए कि इसमें बेसिकली बिजनेसमैन ने हिस्सा लेना है, या वो लोग जिन्होंने बहुत सारा पैसा फैमिली में किसी तरीके से जो है औरों ने करप्शन कर की है, लेकिन वो पैसे उनकी किस्मत में आए हैं, उन्होंने अपनी स्मार्टनेस से, फैमिली पॉलिटिक्स से, या जैसे भी करके वो पैसे अपनी तरफ कर लिए। अब उनके पास मौका है कि वो इंडस्ट्री लग के इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाए, पुराने गुनाह उनके माफ़ हो जाए। वेयर डिक्लेरेंट ये कह रहा है कि सब सेक्शन 1 में डिक्लेरेंट इज़ इंटाइटल्ड टू इनकॉर्पोरेट सेम इन हिज वेल्थ फाइनेंशियल बुक्स एज द केस मे बी। तो ये सब सेक्शन 5 पावर देता है कि वो जो पैसे जो अलग से बैंक अकाउंट में ऊपर लिखा हुआ है, अलग से बैंक अकाउंट में आपने डाले हैं, वो आप 30 जून 2022 को अपनी वेल्थ में करेंगे। ये चीज़ आप 2023 में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके पास 1 साल रह जाएगा कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। लेकिन किसी हाल में भी आपने आने वाली 2022 की, 23 की, 24 की, इन तीनों में से जिस रिटर्न में भी आप करेंगे और फिर कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करेंगे, तो ये सब चीज़ें हैं जो साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, तो आप फिर कामयाब हो सकेंगे। एलिजिबल पर्सन में उन्होंने कहा कि कौन से नहीं है, तो जो लोग भी पब्लिक ऑफिस में हैं, उनके स्पाउस, डिपेंडेंट, चिल्ड्रन, इसी तरह पब्लिक कंपनी
में जो लोग हैं, उसके अलावा जिन्होंने एमनेस्टी स्कीम 2018 और 19 की ली थी, डिफ़ॉल्टर जो थे और डायरेक्टर जो थे, जो जिनको डिफ़ॉल्टर वगैरह पिछले 3 सालों में डिक्लेयर किया है, ठीक है जी। अब वो कहता है कि अगर कल को पता चलता है कि एक क्राइम, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग आप पर चार्ज होते हैं और ये पैसे उससे डायरेक्टली रिलेटेड थे, क्योंकि आपने तो डिक्लेयर कर दिए, आपसे ये तो नहीं पूछा जा रहा इस टाइम पे कि ये पैसे आए कहाँ से। लेकिन FIA, FBI और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कल को मनी ट्रेल जोड़ लेती है और उसको इवेंचुअली आपके बैंक अकाउंट जिसमें आपने पैसे रखे उसमें जोड़ लेती है, तो फिर जो है ये एमनेस्टी स्कीम हट हट जाएगी और वो 10 करोड़ के ऊपर 5 करोड़ तो सिर्फ टैक्स बनेगा और जुर्माने समेत। बाकी जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन हैं, नैब के कवानीन हैं और बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइम के कवानीन पाकिस्तान में बन चुके हैं, तो उनके तहत आपको सज़ाएँ, जेल वगैरह वो सारा कुछ हो गया। और ये बिल्कुल पॉसिबल होगा, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड इतना मुश्किल टाइम होता जा रहा है कि चोरी करने के लिए जो है नकल के लिए भी अक्ल चाहिए। अभी तक तो बगैर अक्ल के लोग भी बहुत सारी नकल कर लेते थे, लेकिन फिर अमेरिका वगैरह में जैसे होता है आजकल कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म के क्राइम होता है और उसके पीछे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने PhDs या हमारी तरह 20-25 साल टैक्स पढ़ा होता है, प्रैक्टिस किया होता है, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा रेगुलेशन और क्राइम वगैरह, रेगुलेशन रूल्स वगैरह है और उनकी इन्फोर्समेंट भी हो रही है। अदालतें भी जो है आज़ाद हैं, सब कुछ हो रहा है। आप बिलीव करें ना करें, लेकिन सब कुछ पॉसिबल हो रहा है ग्रोइंग फॉरवर्ड। और जो पाकिस्तान में 70% आबादी है जो 30 ईयर्स से कम की है, उनकी नेचर ये नहीं है कि वो चोरी चकारी करे। वो चाहते कि सिस्टम्स ठीक हो ताकि उनमें जो टैलेंट है, चाहे क्रिकेट का है, पब्लिक स्पीकिंग का है, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर का है, IT का है, वो उसके बेसिस पे कमाना चाहते हैं। उनको आप झूठ बोलना और ये रूल्स बेंड करने की इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हो गई हैं। चाहे क्रिप्टो है, चाहे IT है, चाहे ऑनलाइन गेमिंग है। आप हैरान होंगे कि यूट्यूब चैनल से बच्चे कितने पैसे कमा रहे हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है कि झूठ बोले। सच बोलने की वजह से ही उनके चैनल चल रहे हैं, रिव्यूज़ अच्छे करते हैं या गेमिंग में एक्सपर्ट्स हैं, तो बैठे बैठे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लाखों करोड़ों का टूर्नामेंट जीत जाते हैं। तो ये चीज़ें अब उनको नहीं अपील करती। तो जो लोग आजकल ये सब काम कर रहे हैं, क्राइम, करप्शन वगैरह, वो उनको डेफिनेटली सजाएं होंगी, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड उनको वो मेजॉरिटी नहीं मिलेगी जो पहले मिलती थी। बड़े लोग जमा हो जाते थे क्योंकि अनपढ़ थे या वो थे। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ इंडस्ट्री है जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं। शुगर में आप शुगर मिल लगाएं, आपको इन्वेस्टी नहीं मिलेगी। सिगरेट्स, बेवरेज, ये सब मोनोपलीज हैं और वैसे भी गवर्नमेंट ने इन पर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। आर्म्स एमिनेशन, एक्सप्लोसिव तो वैसे ही, क्योंकि गवर्नमेंट की डोमेन क्या बिजनेस है, तो ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकेंगे। सब सेक्शन 8 कहता है कि जो अगर आप ये सारी कंडीशंस पूरी कर देते हैं तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी का कानून, FIA का कानून, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का कानून वगैरह आप पर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसमें से कोई भी प्रॉब्लम कर दें तो यही सारे कवानीन आप पे लगेंगे और आपको काफ़ी सारा प्रॉब्लम होगा। अब वो कहता है सब सेक्शन 9 में कि स्टेटमेंट फाइल्ड अंडर शेल नॉट बी वैलिड। क्यों नहीं वैलिड? यानी कि जो स्टेटमेंट आप करेंगे, अगर आप ये कंडीशंस भी नहीं पूरी करेंगे कि वो जो कंपनी है वो कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू नहीं करती 30 जून 2024 तक, उसमें ओनरशिप में चेंज आ जाती है 30 जून 2024। मतलब ऐसा है कि आप अभी इंडस्ट्री शुरू कर लें और फिर आप अपना पैसा निकाल लें 2024 के बाद, तब भी वो तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट भी इस स्कीम के तहत जो आपने डिक्लेरेशन किया उसको आगे तक करेगी। और फिर जब ऑडिट होगा आज से लेके 2022 से लेके 2027 तक के अगले 5 सालों के, कभी भी आपका इससे रिले जिसमें ये चीज़ें भी शामिल होगी, चाहे बैंक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपने इंडस्ट्री लगा के अपने शेयर्स शो कर रहे हैं इक्विटी के सूरत में, वह स्टेटमेंट में किसी हालत में भी, तो आपको जो है ना वो पूछ सकते हैं कि यार ये आप कंडीशन पूरी करें कि नहीं। और जो न्यूली फॉर्म्ड इंडस्ट्रियल है वो अपने किसी एसेट को भी डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती। तो वो सारी कंडीशन जो ऊपर थी वो तो आपने पूरी करनी है, ये भी पूरी करनी है। अब वो कहता है कि मज़ीद आपको बेनिफिट दे रहा है कि हैज़ बीन मेड मिस। अगर आपने किसी किस्म की मिस रिप्रेजेंटेशन या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स किया तो देखिए बेनिफिट सिर्फ आपको ये मिल रहा है कि आपको 111 सेक्शन के तहत जब आपसे पूछा जाएगा कि यार ये आपने 10 करोड़ कहाँ से, इसका सोर्स दिखाएं, तो आपके पास पहले होता था फॉरेन एक्सचेंज सर्टिफिकेट दिखा देते थे, ये देखें जी मेरे पास 10 करोड़ के फॉरेन एक्सचेंज सर्टिफिकेट्स हैं।
अब आप कहेंगे जी मैंने 100F सेक्शन 100F ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत ये बेनिफिट लिया, मैंने ये पहले बैंक में पैसे डाले, ये अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में शो किया 30 जून 2022 को या 30 जून 2023 को, अगर अगले साल आप ये डिसाइड कर, और कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू की, ये सर्टिफिकेट है इंजीनियरिंग बोर्ड से जो 30 जून 2024 था, और ये मेरी ओनरशिप वगैरह फॉर्म ए वगैरह है, जिस देखें कोई शेयर होल्डर वगैरह चेंज नहीं हुए, वही ओनरशिप है जिनके साथ शुरू हुए थे, वही सारा कुछ है। और साथ में उनके पास कोई इंडिपेंडेंट फैक्ट्स ना हो कि पैसे आपके चोरी से थे, वो शो कर सकें कि देखें आपने फलां फ्रॉड किया था, फिर आपने पैसा मूव बार किया, फिर वापस आप इस बैंक अकाउंट में लाए, क्योंकि वो तो ट्रेस करेंगे, उनका काम है ये कि मनी ट्रेल को देखें। तो अगर वो मनी ट्रेल आपके इस बैंक अकाउंट जो आपने अपनी मर्ज़ी से डिक्लेयर किया उसके साथ लिंक हो जाता है उनके रिकॉर्ड्स में, तो भी ये इस सेक्शन के तहत ये स्कीम ऑफ हो जाएगी, ठीक है। और कमिश्नर वगैरह ऑब्वियसली आपको अपॉर्चुनिटी देगा इससे पहले कि वो आप पर ये चार्जेस लगाए। वो कह रहा है स्टेटमेंट जो फाइल्ड होगी शैल बी मेड इन द फॉर्म मैनर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड थ्रू ऑफिशियल गैजेट। तो जो टैक्स रिटर्न है वो तो आएगी अभी जो फाइल होनी है, तो उसके अंदर एक स्पेशल खाना होगा। उसके अलावा वो कह रहा है कि कोई भी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है और वो एक्सपेंशन करना चाह रहा है, मॉडर्नाइजेशन करना चाह रहा है, तो वो ऊपर वाले सेम सिस्टम फॉलो करे, एक नई कंपनी बनाए, बैंक अकाउंट पहले इंडिविजुअल उसमें जो शेयर होल्डर्स हैं उनके बैंकों में वो पैसे शो हों, और फिर वो पैसा वहाँ सीसीपी की कंपनी में इन्वेस्टेड हो, वहाँ डिक्लेयर्ड हो, फिर वो कंपनी के अकाउंट्स में शिफ्ट हो, कंपनी के अकाउंट से फिर पेमेंट्स हो, विद होल्डिंग हो, सेल्स टैक्स सर्विस टैक्स की जो है कंप्लायंस हो ड्यूरिंग जब आप फैक्ट्री सेटअप करते हैं, ये सारा कुछ यहाँ प्रोवाइडेड में लिखा है। और इंक्लूडिंग उन्होंने आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की भी बात की है। आप मेरे हिसाब से तो जो है क्रिप्टो माइनिंग वगैरह में भी चूँकि इतना पैसा लगता है तो आप वो भी ओपन कर सकते हैं, और वो भी स्कीम के तहत जो है ना, एक तो वो क्रिप्टो से जो आपने कमाया है उसके 10-20 करोड़ जो है 5% टैक्स देके एक वो बेनिफिट ले लिया। दूसरा ये है कि आपने फिर ये क्रिप्टो माइनिंग शुरू कर ली। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वरना तो और इंडस्ट्रीज़ एक्सेप्ट फॉर सिगरेट वगैरह जो ऊपर इंडस्ट्रीज़ बना थी वो सब छोड़ के बाकी इंडस्ट्री में आप सेटअप कर ले, सेम प्रोसेस फॉलो करें एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के लिए भी। और मेरी भी सजेशन ये है कि ये एग्जिस्टिंग बिजनेसेस वाले जो हैं उनको सबसे ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैश फ्लो उन्होंने साइट पे किया हुआ है। अच्छा जी, और यहाँ पे वही सेम बात कर रहे हैं कि वो प्रोवाइडेड के सारी प्रोडक्शन वगैरह 2024 में स्टार्ट हो। इस सेक्शन में डिक्लेरेंट का मतलब है कि वो जो फॉर्म भरेगा, वो जो रिटर्न फाइल करेगा जिसमें वो 10 करोड़ शो करेगा। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस वही जो एमनेस्टी स्कीम 2018 में थे। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब है कि जो एक न्यू इंडस्ट्री सेटअप हो इस सेक्शन के लिए, और वो किसी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री वगैरह के लिए ना हो। अगर कोई सिक यूनिट है तो उसके अलग बेनिफिट है, वो हम किसी और दिन बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट, बोरोड फंड या इन्वेस्टमेंट इन लैंड नहीं। यानी ये नहीं है कि आप कंपनी बनाएं और बहुत सारा लैंड भी ले लें और उसके ऊपर एक छोटी सी इंडस्ट्री खड़ी कर दें 2026 के बाद, फिर आप वो लैंड बेच के बहुत सारा पैसा कमा लें। इन्वेस्टमेंट इन लैंड जो होगी वो 10 करोड़ के अंदर नहीं होगी, उस पर कोई एमनेस्टी नहीं होगी, उसके लिए अलग से पैसे लगाने। उसके लिए जो पैसे लगाने वो ऑलरेडी आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर्ड हो। तो इसीलिए जब आप किसी अच्छे प्रोफेशनल से अपनी वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हैं एज ए रेजिडेंट पर्सन, नॉन रेजिडेंट्स को जो बेनिफिट मिला है वो सेक्शन अलग है, वो इससे पहले है, और वो भी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्री ओपन कर सकते हैं। और वो जो सेक्शन है उस पर हम अलग से बात करेंगे, टैक्स क्रेडिट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज और ऐसे रेजिडेंट्स जिनके फॉरेन है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ मकसद ये था कि बहुत सारी बातें हो रही थी कि जी ब्लैक मनी को वाइट करें, ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली तो ब्लैक मनी नहीं, ग्रे मनी को वाइट करने का मौका दिया गया है। और ग्रे मनी वो है जो आपको आगे जाके शायद प्रॉब्लम दे सके, तो उसको अगर आप कन्वीनियंटली अभी इन्वेस्ट करते हैं तो शायद आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। ये सेक्शन के अंदर ये सारी जो है तफसीलात थी, और यहाँ पर जो है ये सेक्शन ख़त्म हो जाता है। आगे फिर और सेक्शंस में कुछ चेंजेस वेंजेस हैं। अच्छा, अब जो है कंक्लूजन ये हुई कि आप तसल्ली से पहले तो अपना प्लान देखें कि इंडस्ट्रियल साइड पर आपने कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है जी, और ये रिटेल और ये सिर्फ सर्विस बिजनेस वगैरह की
बात नहीं हो रही, तो अगर हार्ड कोर किस्म की आपने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में प्लान है और बहुत सारा पैसा आपने किसी तरीके से भी साइड पे रखा हुआ है, तो आप उसको डिक्लेयर कर दें। एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन, एग्जिस्टिंग पीपल जिनकी वेल्थ नेटवर्थ बहुत है, एग्जिस्टिंग लोग जिन्होंने बहुत अच्छा सारी ज़िंदगी कमाया और बहुत सारा सेव किया, उसमें कुछ ऐसा पैसा भी है जो कुछ ग्रे एरिया से आया है, जो हम कहते हैं कि चले कोई बात नहीं, ये भी पैसे हैं, कमा लिए तो खैर है, तो उसको अब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये स्कीम है, लेकिन इसकी ये सारी कंडीशंस जो है आपने पूरी करनी है। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स, और मोबाइल व्हाट्सएप नंबर वीडियो के नीचे दिया है, आपसे बात होती रहेगी इस टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि नॉर्मली जब हम वीडियोस बनाते हैं तो हम वीडियो सबसे पहले मार्केट में वीडियो बना के प्रॉपरली रिसर्च के साथ अपने एक्सपीरियंस के साथ बना के लॉन्च कर देते हैं। लोग 2023 में ख्याल आएगा उनको कि अच्छा अब हमने ये स्कीम अवेल कर ली है, तो अभी देखते हैं कि हमने इस पर और क्या करना है। बेसिकली तो जब आप किसी टैक्स लॉ में, ख़ासतौर पे ये फ्यूचर लुकिंग टैक्स लॉ है जो आज आपको एक बेनिफिट दे रहा है 5% टैक्स पे करने का, और अपनी जो ग्रे मनी है 5 करोड़ से ज़्यादा का उसको वाइट करने का, तो आपको साथ में उससे रिलेटेड जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो अभी से अपने कंसल्टेंट्स और टीम के साथ उसके स्केड्यूल्स बना देने चाहिए, उसके प्लान्स बना के, और फिर मार्केट में आए। बजाय कि स्कीम ले लें और फाइलिंग कर लें, फिर बाद में होता है कि जी यार वो स्कीम तो ले ली थी, इंडस्ट्री लगाई नहीं, इंडस्ट्री लगाई लेकिन टाइम पे नहीं लगी, फिर आप आते हैं कि जी अब बचाएं, टैक्स से बचाएं, वो बचाएं। तो अगर आप थोड़ा पढ़ लिख लें और इस वीडियोस को आजकल में ही देख लें, जो लोग कंसल्टेंट्स हैं वो अपने क्लाइंट्स को भी बेशक ये वीडियो शेयर करें कि वो भी देखें, वो भी एजुकेट हों, और उसके बाद जो है इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, तो नेशन को भी फ़ायदा है। टैक्स दोस्ती का मिशन स्टेटमेंट है बिल्डिंग आ नेशंस टैक्स कैरेक्टर वन टैक्स पेयर एट अ टाइम। तो अगर आप वो टैक्स पेयर हैं, आप अपना टैक्स कैरेक्टर बिल्ड करें कि इन वीडियोस और लोगों ने भी बहुत अच्छी बना रहे हैं, उनको जानें, फिर इसको स्टडी करें, फिर अपना गेम प्लान बनाएं, और फिर एक खुदाया के तकरीबन ये करोड़ों रुपए की चीज़ है तो लाखों रुपए का कंसल्टेंट हायर करें। वो नहीं जो 10,000 और 5,000 में आपकी रिटर्न फाइल करके आपको दो चार बातें बता के वो कर देगा, या वीडियो देख के खुद से कोशिश करें। अगर आपने कामयाब होना है तो टीम वर्क सीखें। ये चीज़ें कमाया हो सकता है आपने ये 100 करोड़ जो है अपनी मेहनत पे कमाया हो, किसी को पता ही ना हो आपने, और आप कोई काम भी नहीं करते, आप घर बैठे फैमिली पॉलिटिक्स से आपने कमा लिया ये सारा कुछ अपनी चालाकियों से। सारी ज़िंदगी 80 साल की उम्र होगी आपकी, लेकिन अब अगर मुल्क को कोई फ़ायदा देना है तो अच्छी तरह इन्वेस्ट करें और दुआ करें कि सब बेहतर हो। थैंक यू।